अनुमा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि गृह मंत्री का इस्तीफा होके ही रहेगा। भगवान भी अब गृह मंत्री को नहीं बचा सकते थे। और जो हम लोग हमेशा से एक डर बता रहे थे कि गृह मंत्री गायब हो चुके हैं, गृह मंत्री को का कुछ अता पता नहीं था पूरे आंदोलन के दौरान। अब आज ये जो सीआरपीएफ की रिपोर्ट जिसका खुलासा इंडियन एक्सप्रेस ने किया है, वो बता रहा है कि गृह मंत्री पर्दे के पीछे से क्या क्या कर रहे थे। परमानेंट बैरिकेड्स बना रहे थे, टीयर गैस शेलिंग कर रहे थे, लाठी चार्ज करवा रहे थे, और पैलेट गन्स उन्होंने छुड़वाई हैं। ये सीआरपीएफ की रिपोर्ट आने के बाद आपको लगता है कि अमित शाह को कोई भी बचा पाएगा? और अब तो जेनजी भी खड़ा हो जाएगा उनके सामने। जी, मेरी आवाज नहीं, हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? क्योंकि हाँ मेरे यहाँ पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है। एनीवे, हाँ, मैं मैं सुन आपको सकती ये एक फेसबुक पर मैंने पढ़ा, एक भैरव सिंह मीणा की कहानी है। ये व्यक्ति बुजुर्ग है जिसको, जो ये उस दिन प्रोटेस्ट में था, ये 69 इयर्स का है, ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका है, और इसको लेकर आए थे वो लोग। तो ऐसे रिटायर्ड कई लोग उस दिन रैपिड एक्शन फोर्स के जो लोग थे उसमें थे, और इनको पेंशन भी मिल रही है, और ये अवैधानिक रूप से लाए गए थे उस प्रोटेस्ट में उस दिन। तो इसीलिए वो जो नेम प्लेट नहीं लगी थी ना, वो आप देख सकती हैं, उसका एक मेन कारण ये भी था। अब सवाल ये है कि अमित शाह क्या उनको कोई नहीं बचा सकता? मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार और भी ज्यादा क्रूर होने वाली है, क्योंकि प्रोटेस्टर्स जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ भी चले गए हैं। आपने देखा होगा, अगर कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं कि बहुत सारे छात्र छात्राएं वहां बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जाकर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि ये विद्या का मंदिर है, आप यहाँ किसी के व्यक्ति के खिलाफ आपको अगर बदला निकालना है तो आप एक शिक्षा के संस्थान को मत तोड़िए। तो ये लोग वहां गए हैं। लेकिन मुझे जैसा लगता है, अभी तो केवल पैलेट गन्स चली हैं, लेकिन अभी जब उत्तर प्रदेश में ये कार्यवाही होगी, रामपुर में जिस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, वहां पर मैं समझती हूँ और भी ज्यादा क्रूरता हम देखने को मिलेगी हमें, खास तौर पे इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और लोगों को डराने के लिए सरकार कुछ भी करेगी। साथ में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी दिखेगा, क्योंकि जेनजी जो है उसे लगता है कि वो जीत गए हैं, पर जेनजी का एक हिस्सा जो अपने बाकी साथियों के लिए लड़ रहा है, जिसमें हम नेहा बोरा को देख रहे हैं, वहीं दूसरा हिस्सा पार्टी कर रहा है। वो तो एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी में डांस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि काफी सारी चीजें एक साथ हुई, बहुत सारी चीजें जो हमें शायद समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि इस बीच में बहुत सारे सांसद, मैंने सुना है कि 360 का नंबर चाहिए और 355 तक बीजेपी को मिल गए हैं, जिसके कारण वो डिलिमिटेशन बिल ही नहीं लाएगी बल्कि संविधान बदलने का कार्यवाही भी इसी मॉनसून सत्र में करेगी। एक बात ये। दूसरी बात ये कि इसी बीच में राम मंदिर का मुद्दा इतना पीछे चला गया, दूसरी एसआईटी बैठ गई, और उसके बाद चंपत राय ने अपना मौन व्रत का ड्रामा शुरू कर दिया, सहानुभूति गेन करने का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो इधर जहां जब तक जनता ये सोच रही है कि जनता की जीत हुई है, तब तक दो तीन चीजें हमें समझना चाहिए। इस्तीफा दिया है, एक ऑल्टरनेट व्यक्ति बना दिया गया है, लेकिन इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, ऐसी हेडलाइन आपने कहां सुनी है? मैंने नहीं सुनी। इस्तीफा स्वीकार किया गया नहीं किया गया, सारे लोग पगड़ी पहना रहे हैं, पग पहना के स्वागत हो रहा है, बाकी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा समर्पण किया और ये किया वो किया। वहीं दूसरी ओर कुछ चीजें राहत देती हैं कि अपराजिता सारंगी जो बीजेपी के ही साथ की सांसद है, उनकी बेटी उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करती है। असम में बीजेपी के एक नेता की बेटी भी प्रोटेस्ट में देखी जाती है। ये चीजें थोड़ा सा जहां खुश करती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे लगता है सेकंड फेज का जो दमन होगा, जो कि होगा, अवश्यम भावी है। अमित शाह को मालूम है उनकी कुर्सी के ऊपर सीधे सीधे अब आंच आने वाली है, तो अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सामने दिखावे का भी जो एक संतुलन बनाने का या दिखावे की भी एक सहानुभूति है, दयाशीलता है, कुछ नहीं होने वाला है इस बार। अमित शाह अपनी कुर्सी के लिए डरे हुए हैं, और इसीलिए अब मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी के अपने घरों से निकले वाली जो जेनजी है, वो अगर कुछ कर सके तो कर सके। उसी के करने से अब ये इस भारत में जो क्रूरता और दमन है उसका कहीं ना कहीं रुकाव हो सकता है। लेकिन अमित शाह का जहां तक सवाल है, वो और भी क्रूर होंगे। कल मैंने सुना एक पूर्व आईपीएस विभूति नारायण जी, उन्होंने बहुत खरी खरी बात कही थी। उन्होंने कहा, ये 2 दिन पहले था, कि पैलेट गन चलाना, वो भी दिल्ली में, ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि नेम टैली, जो पुलिस का जो अपना
प्रोसीजर्स होते हैं, जो नीतियां होती हैं, उसमें आप बिना नेम टैली के कभी भी आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। ये सारी बातें उन्होंने सामने रखी, लेकिन अमित शाह को डर लग रहा है, इसीलिए क्रूरता बढ़ने वाली है। आगे जौहर यूनिवर्सिटी की कहानी हमारे सामने दिख रही है। नेहा वोरा उधर बिहार जा रही हैं उन छात्र छात्राओं की रिहाई के लिए बात करने, और इधर तथाकथित कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने बहुत अच्छी तरह से मोमेंटम तो खड़ा किया, लेकिन उसके बाद ध्यान भटका के पार्टी में बिजी हो गई है वो। ये सारी चीजें हमारे सामने, बिल्कुल सामने सामने हमारे घट रहा है ये सब। बिल्कुल, इस समय लगभग 10,000 लोग हमारा ये कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं। और अब मैं अंतिम कमेंट लूंगी अनुमा जी के साथ। अनुमा जी क्या कहेंगी? और वही कि अमित शाह के ऊपर जो पूरी स्पॉटलाइट इस समय है, क्या होगा? अमित शाह आपको लग रहा है कि किसी तरीके का कोई जवाब देंगे? और हमेशा वो तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे ना, उल्टा टांग देंगे। आज तो खुद ही उल्टा टांग गए अमित शाह, मुझे लग रहा है। देखिए, जेन जी जो है वो तो कम से घर कम में ये उनको कह उल्टा रही है, टांग। सॉरी आपने क्या बोला? मैं कह रही हूँ कि सीआरपीएफ की ये जो रिपोर्ट जो आज छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, उसने कम से कम अमित शाह को उल्टा टांग दिया है आज। वो जरूर है। और अभी आज तक में मैं देख रही थी कि जिस जवान ने, अभिषेक पटेल जो एसआईटी का था, जिसने AK-47 से हमला किया था, फायरिंग की थी, उसको अभी निलंबित किया है, सस्पेंड किया है। अभी अभी की खबर है ये। और मैं ये कह रही थी कि जेनजी के लोग ये कह रहे हैं कि 12 साल से जिस सत्ता को, जिस अहंकार को आप लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसे हमने 5 दिन में जोकर बना दिया। लिटरली ये हुआ है। और मेरा एक ये और है कि नंदन नीलेकानी शायद, मुझे लगता है बहुत जल्दी ही सीन से गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो एक सेंसिबल आदमी रहे। हालांकि वो सत्ता के साथ पहले काम कर चुके हैं, लेकिन फिर हट भी गए थे। तो मुझे लगता है कि बहुत दिन ये नंदन नीलेकानी वाली जो फास्ट ट्रैक या ये जो SIT जो भी बना रहे हैं, वो बहुत दिन नहीं चलने वाली है। सरकार अपना इकबाल खो चुकी है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि जंतर मंतर से जो यूनिटी थी, उसे तितर बितर कर दिया गया है, और उसमें जिन्होंने हाथ बटाया है वो लोग पार्टी कर रहे हैं, या शायद वो भी खुद मोहरा बने हैं। ये भी कहा जा सकता है वो खुद मोहरा बने होंगे, उन्हें उतनी समझ नहीं होगी। पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग इन्हीं लोगों को गोदी मीडिया पे ग्रिल भी किया जा रहा है, या बहुत पैम्पर भी किया जा रहा है। दोनों चीजें हो रही है। तो अब चूंकि वहां संगठन नहीं है जंतर मंतर पर, तो सरकार इस वक्त थोड़ा मनमाना करने पर है। अमित शाह के ऊपर फोकस आ रहा है, लेकिन उससे भी पहले 31 जुलाई को दिल्ली में एक ड्राइवर्स, जितने भी हैं कार ड्राइवर्स, वो नितिन गडकरी के खिलाफ भी एक आंदोलन की बात कर रहे हैं। सारी गाड़ियां सड़क पर होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। वो लोग मार्च करेंगे। तो कितनी उसको परमिशन मिलती है, या फिर नरेंद्र मोदी ही इसके पीछे है कि एक एक करके जिनसे उनको थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि इसे भी हटाना चाहिए, इसे भी हटाना चाहिए, कहीं वो ही तो नहीं है इस सबके पीछे? इतनी षड्यंत्रकारी है ना RSS और बीजेपी, कि समझ ही नहीं आ रहा कि कौन किसको किधर लेकर जा रहा है। हो सकता है कि नितिन गडकरी जी को वैसे नहीं निपटा पाए तो ऐसे निपटाने की कहानी है। अमित शाह जो है बहुत ज्यादा हो सकता है पावरफुल हो गए, उनको भी निपटाने की कहानी है। उधर राजनाथ सिंह एनी बैडी बातें करते रहते हैं। मतलब मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि उन्होंने झूठ बोला, और उन्होंने अभी तक तो केवल आप ये कह रही हैं, आपने बड़ी बात कही कि भाई एक तरफ नितिन गडकरी को निपटाने की तैयारी, उधर अमित शाह को निपटाने की तैयारी। तो क्या मोदी जी अब अपने पूरी कैबिनेट की डीप क्लीनिंग करने में लग गए? हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो RSS के अंदर के लोग हैं, चूंकि मैंने आपको शायद कभी बताया था कि मैं RSS के स्कूल में पढ़ी हूँ, तो कुछ लोग वहां से जो टिप्पणियां आ रही हैं कि मोदी जी सबको सुलटा रहे हैं, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तो अमित शाह के हाथ में सब कुछ है ही, गृह मंत्रालय है ही, तो इसलिए ये जो और आने वाली प्रोटेस्ट है, चाहे वो नितिन गडकरी के खिलाफ हो, उसमें गृह मंत्रालय उसमें भी आता ही है, बीच में आता ही है। तो और या जौहर यूनिवर्सिटी की बात हो, इन सभी चीजों को मैं आते हुए देख रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि कितना फोर्स ये लोग आगे आके देश के लोगों के ऊपर फिर से लागू करेंगे, कितने फोर्स लगाएंगे ये लोग। लेकिन इतना जरूर है कि इकबाल खत्म होने के कारण लोग अब नरेंद्र मोदी के जाने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गाली खाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये चीज भी साबित हो गई है। अब ये हमें देखना होगा कि आने वाला जो बुलडोजर वाला मूवमेंट होता है जौहर यूनिवर्सिटी का, उस पर यूथ कैसे रिएक्ट करता है,
और उस यूथ पर किस तरह के बल प्रयोग किए जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो आने वाले भविष्य में हमको दिख रही है। बाकी देखते हैं अब ये जो तितर बितर अभी किया हुआ है ये कैसे आगे चल के इकट्ठा होता है फिर से। बिल्कुल, अब कार्यक्रम खत्म हो गया है, वरना मैं ये तस्वीरें दिखा सकती थी। पार्लियामेंट से ये तस्वीरें आ गई हैं। विपक्ष आज बिहार में जो AK-47 का इस्तेमाल हुआ है उसको लेकर सवाल पूछ रहा है। अमित शाह की बर्बरता को लेकर सवाल पूछ रहा है और कैसे किसने निर्देशन किया। बिल्कुल रूल, हाँ, उस नियम के तहत बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खाली कुछ स्लोगन्स जो इन प्लेकार्ड्स जिन लोगों ने पकड़े हैं उनके प्लेकार्ड्स पर लिखा क्या है बस चलते चलते बता देती हूँ कि 700 छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज, गोलीबारी और अत्याचार की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो। पटना यूनिवर्सिटी अध्यक्ष शतांशु सहित पटना और बिहार के सभी 700 छात्र छात्राओं को जेल से बिना शर्त रिहा किया जाए। माननीय जनप्रतिनिधि एवं पूर्व मंत्री को अविलंब रिहा किया जाए। ये सारी मांगे आज जितने एमपीज इस समय पार्लियामेंट में इकट्ठे हैं उनके प्लेकार्ड्स पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो वाकई में ये पूरा स्पॉटलाइट, अब धर्मेंद्र प्रधान तो गए लेकिन पूरा जो अब फोकस है वो इस समय अमित शाह के ऊपर है। और एक साथ में राम मंदिर को भी लोगों ने प्लेकार्ड बनाया। ये देखिए, खाली मैं प्लेकार्ड्स की बात कर रही हूँ। रामलला के मंदिर में चोरी, सरकार को जवाबदेही जरूरी, चंदा चोर गद्दी छोड़, इसके भी नारे लग रहे हैं और इस तरीके के प्लेकार्ड्स हैं। चलिए इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।